नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में कि कैसे रिलायंस शुरू हुई और इतनी बड़ी कंपनी बन गई। मिस्टर धीरूभाई अंबानी के पिताजी गुजरात के एक छोटे से गांव में स्कूल टीचर थे, पर मिस्टर धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 10वीं कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और काम करने के लिए एडन चले गए, जो कि यमन देश में आता है। वहां जाकर वो वहां के गैस स्टेशन पर काम करने लगे। साथ ही उन्होंने वहां पर कुछ अलग अलग काम भी किए। प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में वो माहिर थे। आगे चलकर जहां जहां उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती रही वहां वहां वो एंटर करते चले गए। जब वो एडन में थे तब उन्होंने देखा कि वहां के कॉइन्स सिल्वर से बने हैं और जितनी उन कॉइन्स की वैल्यू है उससे ज़्यादा उन सिल्वर की वैल्यू थी जिससे वो बने थे। तो धीरू भाई जितने पॉसिबल हो सके उतने कॉइन्स खरीदते थे और उन्हें मेल्ट करके बेचते थे और पैसा कमाते थे। एडन में 8 साल गुजारने के बाद 1957 में वो मुंबई चले आए। एडन में काम करके उन्होंने जो पैसा बचाया था उन पैसों से उन्होंने मुंबई आकर अपना बिजनेस शुरू किया। मुंबई आने के बाद वो मुंबई के एक चौल में रहते थे। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से कंपनी शुरू की, जो स्पाइसेस और पॉलिस्टर यार्न की ट्रेडिंग करती थी। जब मिस्टर धीरूभाई अंबानी एडन में काम कर रहे थे तो वहां पर उनके एक दोस्त मिस्टर प्रवीण भाई ठक्कर ने रिलायंस स्टोर्स नाम से अपना शॉप शुरू किया था। धीरूभाई को रिलायंस से नाम बहुत पसंद आया, इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस का नाम रिलायंस रखा। स्पाइसेस और पॉलिस्टर यार्न की ट्रेडिंग में एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद उन्होंने फैब्रिक बनाना शुरू किया और अपना ब्रांड विमल लॉन्च किया। उन्होंने अपनी पहली टेक्सटाइल मिल अहमदाबाद के पास शुरू की। उन्होंने फैब्रिक बनाना तो शुरू किया पर होलसेलर से उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पर इस बात से उन्होंने हार नहीं मानी। वो खुद उस कपड़े को सीधे कस्टमर्स को बेचने लगे और फिर धीरे धीरे विमल ब्रांड जोर पकड़ने लगा। इससे पता चलता है कि मिस्टर धीरूभाई एक डेयरिंग पर्सनालिटी थे। 1968 में वो साउथ मुंबई के अल्टमाउंट रोड के एक अच्छे अपार्टमेंट में रहने के लिए चले गए। तब तक उनकी नेटवर्थ काफ़ी बढ़ चुकी थी। मिस्टर धीरूभाई अपनी बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल्स के साथ ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल और कन्विंसिंग पावर के लिए जाने जाते थे। 1977-78 में जब मिस्टर धीरूभाई अंबानी रिलायंस का आईपीओ ला रहे थे, उस वक्त बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से अनजान थे। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है इसकी लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे टाइम में मिस्टर धीरूभाई ने कई सारे छोटे शहरों के और स्टॉक मार्केट से अनजान लोगों को अपने कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बताकर और कैसे उन्हें रिलायंस के सक्सेस का फ्यूचर में फायदा हो सकता है ये बताकर उन्हें कन्विंस किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि रिलायंस के आईपीओ में करीब 58,000 रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें बहुत सारे छोटे शहरों के लोग थे। रिलायंस का आईपीओ 7 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हुआ था। रिलायंस का आईपीओ उस समय ऐसा पहला आईपीओ था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। आईपीओ के बाद उन्होंने बिजनेस को और तेजी से बढ़ाना शुरू किया और पॉलिस्टर बनाने के लिए जो चीजें लगती हैं उन्हें बनाना शुरू किया, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स को बनाना शुरू किया। 1991 के लिबरलाइजेशन से पहले इंडिया में बिजनेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ऐसे वक्त भी उन्होंने अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाया, जिसके लिए जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने अपने कनेक्शंस का यूज किया। मिस्टर धीरूभाई अंबानी की मेन बिजनेस स्ट्रेटेजी ये थी कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना और उसे वॉल्यूम के साथ बेचना, फिर चाहे प्रॉफिट मार्जिन कम ही क्यों ना हो। सेम चीज उनके बेटे मिस्टर मुकेश अंबानी भी यूज करते हैं। रिलायंस जियो में उन्होंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई। प्रॉफिट मार्जिन कम तो कम सही और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट आपके सामने है। मिस्टर धीरूभाई ने अपना मेन फोकस पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल रिफाइनिंग पर रखकर बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया और टेलीकम्युनिकेशंस, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एटसेट्रा इन जैसे कई बिजनेसेस में एंटर किया। उन्होंने अपने साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को भी बहुत पैसा कमा कर दिया। उन्होंने रिलायंस के आईपीओ के वक्त इन्वेस्टर्स को जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करके दिखाया। रिलायंस के आईपीओ के वक्त उन्होंने इन्वेस्टर्स को अच्छी बिजनेस ग्रोथ का प्रॉमिस किया था और वो उन्होंने पूरा करके दिखाया, जिसका उन इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा मिला और कई सारे इन्वेस्टर्स मिलीनियर्स बन गए। आईपीओ के टाइम रिलायंस का रिवेन्यू 70 करोड़ था और 2002 में जब मिस्टर अंबानी की डेथ हुई तब रिलायंस का रिवेन्यू 75,000 करोड़ था। इससे आप रिलायंस ने इन्वेस्टर्स को दिए हुए रिटर्न्स इमेजिन कर सकते हो। अपने कार्यकाल में मिस्टर धीरूभाई ने रिलायंस को एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी बनाया। शेयर होल्डर्स के साथ धीरूभाई के रिलेशंस इतने अच्छे थे कि 1986 में रिलायंस के एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग को करीब 28,000 शेयर होल्डर्स ने अटेंड किया था। मुंबई का कोई भी हॉल तब इतनी ज्यादा कैपेसिटी का नहीं था, इसलिए उन्हें क्रॉस मैदान नाम के ग्राउंड पर रिलायंस के एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ी और यह भी एक रिकॉर्ड ही था। रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आने वाली पहली प्राइवेट इंडियन कंपनी थी।
अहमदाबाद के पास उनकी जो पहली टेक्सटाइल मिल बनी थी उसकी वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की थी। जब उनकी डेथ हुई तब वो दुनिया के 138 रिचेस्ट पर्सन थे। साल 2016 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोत्तर पद्म विभूषण अवार्ड दिया और उनके कार्य और उनके योगदान को सम्मानित किया। मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने दुनिया को दिखा दिया कि बिना किसी हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड डिग्री के और बिना किसी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के आप सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हो। एक गैस स्टेशन पर काम करने वाले लड़के ने वो सब कर दिखाया जहां तक ज्यादातर लोगों की सोच भी नहीं पहुंचती है। मिस्टर धीरूभाई की डेथ के बाद उनके बिजनेसेस उनके बेटे मुकेश और अनिल के बीच बढ़ गए। आज सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि मिस्टर मुकेश अंबानी चलाते हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,80,000 करोड़ है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। मिस्टर धीरूभाई अंबानी की ये सक्सेस स्टोरी जरूर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।